रोशनी की शादी प्रीतम से हुई होती है, जो अक्सर दूसरे शहर में काम के लिए रहा करता है। और घर में वो अपनी सास शकुंतला, जेठानी बेला और दो जेठ संजय और विवेक के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, उफ, ये सुहाना मौसम, आखिर बारिश के दिन आ ही गए। मुझे तो आज गर्मा गर्म चाय और हर तरह के पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी घर के बने हुए। ठीक है भाभी, फिर मैं बना देती हूँ। आप बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अरे नहीं रोशनी, तुम रहने दो, चाय और पकोड़े मैं बना दूंगा। क्या? शक्ल देखी है अपनी? अरे हाँ बाबा, मैं बहुत ही अच्छे से बना लूंगा। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा। मैं तो इस छछूंदर से भी अच्छे पकोड़े बना सकता हूँ। मेरी नानी कहती थी कि खाने में सबसे ज्यादा स्वाद तो प्यार से ही आता है। बनाने वाले के मन में अटूट प्यार होना चाहिए। और फिर मेरे मन में तो तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है। नहीं, मैं तुम्हें विवेक से भी ज्यादा प्यार करता हूँ बेला। देखना तुम्हें मेरे हाथ के बनाए हुए पकोड़े ज्यादा पसंद आएंगे, इस सिलबट्टे जैसी शक्ल वाले विवेक के नहीं, क्योंकि मैं तुमसे मजनू वाला प्यार करता हूँ। और अपनी लेला के लिए मैं दुनिया के बेस्ट पकोड़े बनाऊंगा। अबे ओए, चुप कर। अबे साले तू चुप कर। अरे अब बस भी करो तुम दोनों, कितना लड़ोगे? जब देखो तब तुम दोनों को लड़ाई ही करनी होती है। खैर, जो भी है, दोनों भी मेरे लिए पकोड़े बनाएंगे। फिर मुझे जिसका ज्यादा पसंद आएगा, मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी आज रात। अरे वाह, फिर तो जीत मेरी ही होगी। अरे फालतू के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि आज तो जीत मेरी ही होगी, समझा ना? अब संजय और विवेक स्टेशन में चाय और पकौड़े बनाने में लग जाते हैं, और ये सब रोशनी दूर से ही देख रही होती है। क्या बात है, मैं तो बड़ी ही नसीब वाली हूँ, जो मुझे ऐसी जेठानी मिली है जिसके दो दो पति हैं। ये दोनों भाई एक पत्नी के लिए कितना लड़ते रहते हैं। आज तक मैंने एक आदमी के लिए दो औरतों को लड़ते देखा है, पर अब अपने ससुराल में दो पति और एक पत्नी का ड्रामा देख रही हूँ। और इस लाइव एंटरटेन के होते हुए मुझे टीवी देखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि दिन रात घर में ही इतना तमाशा जो चलता रहता है। ये बन गए पनीर के पकोड़े। अबे कामचोर, तूने पनीर के पकोड़े क्यों बनाए? ये तो मैंने भी बनाए हैं। अब अगर तूने मेरी कोई भी डिश कॉपी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बेअकल कहीं का। अरे मुझे पता नहीं था कि तू भी ये पनीर के पकोड़े बना रहा है। और वैसे भी मेरे पकोड़े देख और तेरे पकोड़े देख, तूने तो इन्हें पूरी तरह से जला दिया। अरे प्यार से बनाई हुई हर एक चीज बहुत अच्छी होती है, और मैं बेला को तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मेरे हाथ का उसे सब अच्छा लगेगा। ए भगवान, तुम दोनों भाइयों को ये क्या हो गया है? इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि तुम दोनों अलग अलग लड़कियों से शादी कर लो, लेकिन नहीं, दोनों को एक ही लड़की पसंद आई थी, इसीलिए दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की से शादी कर ली। और अब देखो, भाई भाई रहा ही नहीं, बेला के कारण तुम तो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हो। ओफो, ये बुढ़िया भी ना बीच में ही भाषण देने आ गई। अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था, लेकिन इसकी वजह से इसमें ब्रेक लग गया। अब देखना माँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बेला इस संजय को लात मारकर अपनी जिंदगी से दूर कर देगी, और फिर मैं और बेला खुशी खुशी साथ रहेंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। रे भूल मत, सबसे पहले हाँ उसने मुझसे ही कहा था, इसीलिए तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अरे आने वाले वक्त को गोली मारो, और अब जरा ढंग से काम करो। तुम दोनों ने तो पूरी रसोई को खराब करके रख दिया, बेशरम कहीं के। अरे माँ, आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? ये विवेक किस काम के लिए है? ये पूरी रसोई की सफाई कर देगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अरे तूने क्या मुझे नौकर समझ के रखा है क्या? अब उसमें कैसा समझना, तू तो है ही नौकर। शक्ल भी तेरी चपरासी जैसी है। अब तो मैं ये रसोई बिल्कुल साफ नहीं करूंगा।
देखना तू। हे भगवान! शकुंतला अपना सिर पकड़ लेती है और ये सब देखकर रोशनी को बहुत मजा आता रहता है। फिर सारी तैयारी होने के बाद वो चुपके से रसोई में आकर, बेचारे मेरे दोनों जेठ, इतनी मेहनत से दोनों ने अपनी इकलौती बेबी के लिए तरह तरह के पकौड़े बनाए हैं, पर अब मैं इनमें एक पाउडर मिलाऊंगी जिससे इसका सारा स्वाद बिगड़ जाएगा और मेरी संस्कारी प्यारी जेठानी अपने दोनों पतियों के बैंड बजा देगी। फिर रोशनी उसमें कोई पाउडर मिलाती है जो पकोड़े पर छिड़कने के बाद वो ना के बराबर दिखता है, और जब बेला उन पकोड़ों को खाती है तो उसे उल्टियां आ जाती है और वो अपने दोनों पतियों को लेफ्ट राइट थप्पड़ मारती है। अरे क्या हुआ बेला? हाँ बेला, मुझे तो ये लगा था कि इन प्यार से भरे पकोड़ों को खाने के बाद तुम मुझे गाल पर प्यारी सी पप्पी दोगी, लेकिन तुमने तो मेरा गाल ही सुझा दिया। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? भला इतने घटिया पकोड़े कोई कैसे बना सकता है? ये तो बिल्कुल ही बेस्वाद है। मेरी ही मत मारी गई थी। मुझे तुम दोनों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था और पकोड़े बनाने के लिए रोशनी को ही कहना चाहिए था। कमरे के बाहर चुपके से ये सब देखकर रोशनी पेट दबाकर हंसने लगती है। पर बेला डार्लिंग, मैंने तो ये पकोड़े बहुत ही प्यार और मेहनत से बनाए थे, फिर पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। हाँ बेबी, इनफैक्ट मैंने इन्हें बनने के बाद चक्कर भी देखा था और तब तो सब कुछ सही था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसके स्वाद की ऐसी की तैसी हो गई। अरे वो जो भी हो, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा, वरना अभी तो केवल गाल ही सुझाया है, वरना गुस्से में ना जाने में क्या क्या सुझा दूंगी फिर। अरे नहीं नहीं, हम जा रहे हैं बेला, चल भाई, वरना आज तो हमारी शामत आ जाएगी। दोनों भी वहां से फौरन निकल जाते हैं। बेचारे, खामखा इन्होंने थप्पड़ खा लिया, और जब तक घर में ड्रामा नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। अरे ओ महारानी, तू यहाँ बेला के कमरे के बाहर क्या कर रही है? अरे माँ जी, आप कहीं इस बुढ़िया ने कुछ सुन ना लिया हो। नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है, पर फिर भी इसे मुझ पर शक ना हो जाए। नहीं, मेरा भूत आया है तुझसे मिलने। अरे मैं ही हूँ। माँ जी, आप तो तू ऐसे बोल रही है जैसे कि तू मुझे सदियों के बाद देख रही है। लेकिन एक मिनट, तू यहाँ इस तरह से खड़ी होकर क्या कर रही है? क्या देख रही है तू? ओफो माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ पर खड़ी नहीं थी, मैं तो भाभी से मिलने अंदर जाने ही वाली थी कि उतने में आप ही आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, वो जो भी हो, मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ, तो मेरे लिए गर्मा गर्म काली चाय बना दे। और हाँ, मेरी साड़ी लॉन्ड्री में भी भिजवा दे, परसों पहननी है मुझे वो। मैंने उसे पहले ही भिजवा दिया है माँ जी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। चलो अच्छा है। हे भगवान, अपनी दो दो पति वाली जेठानी के मजे लेने के चक्कर में मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि मुझे माँ जी की साड़ी लॉन्ड्री में देनी है। इस बुढ़िया के सामने तो मैंने हाँ कर दी, पर अब मुझे वो साड़ी जल्दी भेजनी होगी ताकि वो परसों तक मिल सके, और अगर वो नहीं मिली तो मेरी तो लंका ही लग जाएगी। ऐसे ही एक रोज जब मोहल्ले में डांस कंपटीशन की घोषणा होती है, तभी ये मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा डांस पार्टनर कौन बनेगा? मैं बनूंगा। अरे तुम दोनों को डांस का डीपी आता है क्या? तुम दोनों तो एकदम बंदरों की तरह नाचते रहते हो, और बड़े आए मेरे पार्टनर बनने वाले। ओफो भाभी, ऐसा मत बोलिए ना। आप दोनों इन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए। प्रैक्टिस करके ये दोनों भी अच्छा डांस कर सकते हैं, इसीलिए आप इन्हें प्रैक्टिस करने दीजिए। फिर उसके बाद तय करना कि कौन सबसे अच्छा डांस करता है, और उसी हिसाब से अपना डांस पार्टनर चुनना। हाँ रोशनी, तेरा आइडिया तो बहुत सही है। अब दोनों पति जी तोड़ मेहनत करके डांस प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अरे वाह, मानना पड़ेगा,
दोनों भी बहुत प्यार करते हैं भाभी से, इसीलिए तो इतना अच्छा डांस कर पा रहे हैं। लेकिन इस तरह तो भाभी दोनों को भी अपना पार्टनर बना लेगी और घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। पर इन सब में मुझे थोड़ा मसाला तो मिलाना ही चाहिए, ताकि इस घर में तमाशा हो। अब रोशनी जानबूझकर दोनों जेठ के पास जाकर वो उनसे झूठ कहने लगती है। क्या बात है विवेक भाई साहब, आप तो एकदम प्रभु देवा के भाई ही निकले। शुक्रिया रोशनी, बस ये डांस तुम्हारी भाभी को पसंद आ जाए और वो संजय की जगह मेरे साथ ही डांस कंपटीशन में हिस्सा ले ले। पर वो तो तभी होगा ना जब आप भाभी की पसंद का डांस करोगे। मतलब इसका मतलब ये है कि भाभी को तो फनी वाले ही डांस पसंद आते हैं, और ये आप जो डांस कर रहे हो ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन फनी वाला डांस थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप उसे ट्राई कीजिए, फिर शायद भाभी आपको अपना पार्टनर बना ले। ऐसा है क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। ठीक इसी तरह वो संजय के पास जाकर उससे भी झूठ बोलती है, ताकि उसका मनोरंजन हो सके। और वाकई में दोनों पागल पति बेला के सामने जाकर फनी डांस करते हैं। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का भी, इतनी प्रैक्टिस करके तुम दोनों ने ये डांस सीखा है? अरे तुमसे अच्छा तो सर्कस के चोकर होते हैं। चलो अब निकलो यहाँ से। और बेला, मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है, वरना एक और बार लात मारकर घर के बाहर ही निकाल दूंगी। चलो निकलो अब। बेला अकेले ही डांस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है। क्या बात है रोशनी, आज तो तू बहुत खुश लग रही है। अरे दूसरों की बीवियां तो पति के दूर होने के कारण उदास रहती हैं, और एक तू है जो दिन रात इतनी खुश रहती है। कमाल है। अब क्या करूं माँ जी, मेरा पति है ही इतना अच्छा कि वो दूर होकर भी मुझे उदास नहीं होने देता। और वैसे भी यहाँ पर तो मेरा दिन रात मनोरंजन चलता ही रहता है। ऐसा मनोरंजन? मेरा मतलब टीवी और फोन इन सब से है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे तो कभी कभी तेरी हरकतें बड़ी ही अजीब लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, ये तैयारियां किस खुशी में? बेला का जन्मदिन है रोशनी, तो ये सब उसी के लिए है। मैं तो इस संजय से भी ज्यादा अच्छी तैयारी करूंगा। यही देखना, इस जन्मदिन पर वो इस संजय को अपनी जिंदगी से ही निकाल देगी। पर मेरे होते हुए तुम दोनों की तैयारियां टिक नहीं पाएगी। रोशनी सारा डेकोरेशन बिगाड़ देती है और उन दोनों के तोहफे में वो कचरा डाल देती है। और जब ये सब बेला देखती है, तभी वो अपने पतियों को मारने लगती है। माफ कर दो ना बेला, हमें मत मारो। यार बेला, हमने सच में पूरी मेहनत से तुम्हारी जन्मदिन की बहुत तैयारियां की थी। जरूर ये किसी की साजिश है। तुम दोनों ने तो मेरे जन्मदिन का मजाक बनाकर रख दिया है। आज तुम्हें तुम दोनों को इतना पीटूंगी कि तुम्हें अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएगी। मेरा जन्मदिन बिगाड़ दिया ना। अरे भाभी, मत मारो ना इन बेचारों को, जरा इनकी हालत तो देखो। देखो रोशनी, तुम हम दोनों मियाँ बीवी में मत पड़ो। तुम्हें तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि इन दोनों ने आज मुझे कितनी तकलीफ दी है। हर बार मैं इन दोनों से उम्मीद रखती हूँ, और ये दोनों हर बार मुझे सिर्फ निराश ही करते रहते हैं। और तो इन दोनों को कुछ आता भी नहीं। मार मार कर वो उन दोनों को लाल पीला और नीला कर देती है। बस अब बहुत हुआ, दो दो पति रखकर भी कोई फायदा नहीं। अरे मैंने तुम दोनों को शादी करने के लिए इसीलिए हाँ कही थी, क्योंकि मुझे ये लगा था कि 2 पति यानी डबल मजा और डबल खुशियाँ। लेकिन यहाँ पर तो एक भी पति ढंग का नहीं है, और इसीलिए मैंने अब ये तय किया है कि अब मैं तीसरी शादी करूंगी और अपनी सारी खुशियाँ तीसरे पति से ही पूरी करूंगी। क्या? अब आएगा असली मजा। बेला का ये फैसला सुनकर संजय और विवेक दोनों बेहोश हो जाते हैं, और रोशनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। मतलब अभी डबल नहीं, ट्रिपल एंटरटेनमेंट होगा।
आयुष अपनी दो बीवियां सौम्या और इशिका के साथ रहता है। दोनों भी पहलवान होती हैं। ऐसे ही एक रोज, तेरी तो ऐसी की तैसी, काली भैंस कही की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा मेकअप इस्तेमाल करने की? अरे इतने भी मेरे बुरे दिन नहीं आ गए हैं जो मैं तुझ जैसे निकम्मे का मेकअप इस्तेमाल करूं, वो भी बाजार से सस्ते क्वालिटी में लाया हुआ। अरे चुप हो जा भैंस कही की, तो जैसे काली कलौटी को तो मेकअप लगाना ही पड़ता है अपना ये घटिया कालापन छुपाने के लिए। लेकिन मुझे तो ईश्वर ने ये कोरा रंग दिया हुआ है, तो मुझे तेरे जैसे ये नकली मेकअप लगाकर कोरा बनने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे कोरी है तो अपने कोरेपन का ज्यादा घमंड मत दिखा। और भैंस किसको कहा रे तूने? भैंस होगी तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान। अरे मैं तुझसे भी ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। तू तो बस नाम के लिए पहलवान है, लेकिन पूरा गांव जानता है अगर एक बार ये इशिका अखाड़े में कदम रख देना तो मिट्टी भी कांप उठती है। समझी तू? ये डायलॉग बाजी कहीं और जाकर कर, मेरे सामने नहीं। कल्लो कही की आइंदा से मेरे मेकअप सेट को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तेरा हाथ ही उखाड़ दूंगी और मैं तेरा गला काट दूंगी। अरे चुप कर, आई बड़ी, तू क्या मेरा गला काटेगी रे? हद में रहकर बात कर मुझसे। ना जाने कौन से गटर में गिरी थी बचपन में, जिसके बाद तेरा रंग इतना काला हो गया। काली कौवी कही की। अरे तुझे क्या लगा, तू मेकअप नहीं देगी तो मैं रो दूंगी क्या? अभी बाजार से नया मेकअप सेट लेकर आती हूँ मैं, वो भी तेरे मेकअप से भी ज्यादा महंगा और अच्छा होगा। समझी तू? वैसे कहाँ जा रही है ऐसे भूतनी बनकर? अपनी आयुष के साथ डेट नाइट पर जा रही हूँ मैं। क्या? आयुष और तू, तुम दोनों डेट पर जा रही हो? आयुष मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसकी पहली पत्नी हूँ और तुमसे भी ज्यादा सुंदर हूं मैं, तो उसे साथ में मुझे लेकर जाना चाहिए। फिर वो तुझ जैसी काली चुड़ैल को क्यों लेकर जा रहा है? तेरी पहली बीवी गोरी होकर क्या फायदा हुआ तेरा, जबकि उसने तेरे होने के बावजूद भी मुझ जैसी काली लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली। जरूर कोई ना कोई कमी होगी ना तुझ में, इसलिए तो उसने मुझे चुना। बेचारी रे, गोरी होकर भी कोई फायदा नहीं। अरे जाओ जा, जहां जाना है चली जाओ उसके साथ, लेकिन पहला दर्जा तो मुझे ही दिया जाएगा। आज तो तू उसके साथ एक मामूली सी डेट पर ही जा रही है ना, पर कल मैं उसके साथ 5 दिनों के लिए वैकेशन पर जाऊंगी, वो भी गोवा में। अगर तू उसके साथ गोवा जाएगी तो मैं उसके साथ पेरिस जाऊंगी, वो भी हवाई जहाज में सवार होकर। अरे ज्यादा मत बोल, वरना अगर एक मुक्का दूंगी ना तो यही की यही खत्म हो जाएगी तू। अरे ये बातें बनाना कम कर दे और आईने में जाकर अपनी शक्ल देख। बनावटी चेहरा है तेरा, बस रंग से ही गोरी है तू। ना नेन है ना कोई नक्श, कुछ नहीं है तुझ में। और मैं तो ऊपर से नीचे तक एकदम अंगार हूँ, अंगार। एटम बॉम्ब हूं मैं, तेरी जैसी ढीली नहीं हूं मैं कोई। तेरी तो। इस तरह से सौम्या और इशिका दोनों पहलवान सौतनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। जैसे वो दोनों बाहर कुश्ती लड़ती है, वैसे ही घर में भी वो कुश्ती लड़ने लग जाती है। और ये देखकर चंदा हैरान रह जाती है। बाप रे, इन दोनों ने तो घर को ही कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। अरे मेरी नालायक बहुओं, जरा लड़ना बंद करो, और अगर लड़ना ही है तो जाकर कुश्ती के अखाड़े में लड़ो। यहाँ तुम्हारी इस लड़ाई के कारण मेरे घर के किसी सामान का नुकसान ना हो जाए। कल्लो, आज तो गई बच्चे। अरे गोरी घमंडी, आज तू भी गई। लगता है इन दोनों को मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। क्या करूं, आयुष भी दफ्तर गया है और मुझे इन दोनों की इस लड़ाई को रोकना ही होगा, वरना आफत आ जाएगी। फिर चंदा उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए उनके बीच में आ जाती है। लेकिन लड़ाई रोकने की जगह पर वो दोनों उसी को गलती से मार देती है और चंदा अपना मुंह, आंख और सर सब कुछ सुझाकर हॉल के बाहर जा गिरती है। हे भगवान,
गई थी लड़ाई रोकने, लेकिन यहाँ मैं ही लाल पीली और नीली होकर आ गई हूँ। मेरा मुंह, मेरी नाक, हर जगह से सूज गया है मेरा बदन। दोनों पहलवान सौतने की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर रात के समय चंदा बेहद गुस्सा होकर ये सारी बातें आयुष को बताती है। और तभी, ये सब क्या है? अरे तुम दोनों को इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? तुम्हारी लड़ाई के बीच में माँ का कचुम्बर हो गया है। देखो, माँ के मुंह का सारा नक्शा ही बदल गया है। अरे इतना तो कुत्ते बिल्लियां भी नहीं लड़ती जितना कि तुम दोनों लड़ती हो। देखो आयुष, तुम्हारी इस काली कलूटी दूसरी बीवी ने मेरा मेकअप सेट चोरी किया है और उसी के कारण ये झगड़ा हुआ था। और फिर ये उसकी बात को ज्यादा ही मुंह चलाने लगी, इसलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। अरे चुप कर, बढ़िया ही सच्चाई की देवी बनने। देखो आयुष, ये मुझे हर रोज उठते बैठते अपने रंग के कारण चिढ़ाती रहती है, बुरे भले ताने देकर मुझे दुखी करती है, और इसने मुझे बहुत मारा। देखो, मेरा भी बदन सूज गया है। जरा ठीक से देखो, तुम्हारी इशिका के साथ उसने क्या किया है। बढ़िया है तुम्हारी इशिका कहने वाली। अरे जैसे तो इसकी इशिका है, वैसे ही मैं पड़ोसी की सौम्या नहीं हूँ। मैं भी अपनी आयुष की सौम्या हूँ। बेवकूफ बददिमाग औरत। अरे बाबा चुप हो जाओ अब। और कितना चिल्लाओगी? एक दिन मेरा सर फट जाएगा। और क्या है ये सब? दोनों एक साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकती? जब देखो तब लड़ाई झगड़े। माना कि तुम दोनों एक दूसरे के सौतने हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सौतन दुश्मनी ही हो। थोड़ा दिल बड़ा रखकर एक दूसरे से प्यार भी कर लिया करो। एक दूसरे के साथ दोस्ती करो, ताकि मेरे लिए भी सारी चीजें आसान हो जाए। दोस्ती, और वो भी इस काले जामुन से? ना बाबा ना, हरगिज नहीं। मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी दोस्त बनने के लिए कभी नहीं। माफ करना आयुष, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। ओ हेलो, मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी दोस्त बनने में। अरे तुझ जैसी घटिया और घमंडी औरत को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। इतनी गंदगी है तुझ में। अरे वो नाली और गटर भी तुझे देखकर शर्मा जाएंगे। इतनी गंदी औरत है तू। अब ये दोनों अगले 2 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ तू तू मैं करती रहेगी। तू छोड़ बेटा, अब तो ये इनका रोज का ही हो गया है। पता नहीं मेरे ही नसीब में ये सब क्यों लिखा है। क्यों? अब क्या हुआ? दूसरी शादी करने की तुझ में ही बड़ी चूल थी ना। देखो माँ, मैंने इशिका के साथ शादी केवल इसीलिए की थी क्योंकि वो बेसहारा थी। उसका इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी नहीं था, और वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। और उसी दौरान सौम्या और मेरे बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे, और उन्हीं तन्हाई के दिनों में मेरी मुलाकात इशिका से हुई। और फिर आगे क्या हुआ ये तो सबको पता ही है। अब जो रायता फैला दिया है उसे समेट ले। आज आकर तुझे ये गांव की पहलवान लड़कियां ही क्यों पसंद आती है क्या पता। रोजाना इशिका और सौम्या के बीच में घमासान युद्ध छिड़ता ही रहता है। पहलवान होने के कारण दोनों 1 महीने का राशन 15 दिनों में ही खत्म कर देती हैं। बाप रे, अब मुझे फिर से नई लिस्ट बनानी होगी। सारा सामान तो खत्म हो गया है। पता नहीं तुम दोनों इतना कैसे खा लेती हो। घी तो पानी की तरह पीती हो तुम दोनों। तो पहलवान है तो इतना खाना लगता ही है ना माँ जी। अरे काय की पहलवान हो, अपनी सारी ताकत तो एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ने में ही गवा देती हो। जरा बाहर जाकर भी कोई मैच खेल कर आओ, भेंट स्वरूप में कुछ पैसे लेकर आओ, तब मानू मैं। दोनों भी कोई काम की नहीं हो। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। माँ जी, ज्यादा मत सुनाइए हमें, वरना क्या कर लेगी तू? मुझे मुक्का मारेगी? भूल मत। अरे मैं कोई एरी गेरी नहीं हूँ, सास हूं मैं तेरी। और तू होगी कहीं की पहलवान, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरी बहू ही है। और बहुओं को तो अपनी सास की जी हुजूरी करनी ही चाहिए। और अगर इस तरह वापस उल्टे जवाब दिए ना,
तो मैं सीधे तेरी जुबान काट दूंगी, फिर उसी की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी तुझे। सास तो हो आप, इसीलिए आज तक मैं आपका लिहाज करती आई हूँ, वरना कब का आपका खेल खत्म कर दिया होता। पहलवान बहू से जरा बचकर रहिए माँ जी, इतनी होशियारी भी अच्छी नहीं होती। ज्यादा धमका मत मुझे, वरना 1 मिनट में तुझे यहाँ से निकलवा सकती हूँ मैं। मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात मानता है, और तुम दोनों के बीच में कलेश लगवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जो करना है कीजिए माँ जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे घर के बाहर निकाल दिया तो मैं आयुष की ही हड्डी पसली एक कर दूंगी। क्या? हाँ, दोनों बहुएं अपनी सास को तक नहीं बख्शती, और जब देखो तब उसे उल्टे जवाब ही देती रहती है। ऐसे ही एक दिन अचानक से घर के बाहर लोग आ जाते हैं, और उनके हाथ में लकड़ी और पत्थर होते हैं। बाप रे, सबके सब तुम दोनों नालायकों का ही नाम पुकार रहे हैं। लगता है लोग तुम्हें मारने आए हैं। जल्दी से छुप जाओ। नहीं माँ जी, हम आपकी तरह भीगी बिल्ली नहीं हैं, शेरनियां हैं हम। और हटिए सामने से, देखो तो जरा किसके बम में इतना दम है जो हम पहलवान सोतनों से भिड़ने आई हैं। दोनों बहुएं चंदा को धक्का मारकर आगे आ जाती हैं, और वहां जाकर कुछ और ही पता चलता है। क्या? हाँ, मोहल्ले में बहुत मारामारी हो रही है। एक मासूम आदमी को बेवजह कुछ गुंडे आकर मार रहे हैं, इसलिए चलो उन गुंडों से उस आदमी को बचा लो। हाँ, हमें इस वक्त कोई और याद ही नहीं आया सिवाय तुम दोनों पहलवान लड़कियों के। जल्दी से चलो, और जो हो रहा है उसे ठीक करो। कमाल है, अब लोग मेरी बहुओं को गली मोहल्ले की झगड़े सुलझाने के लिए बुला रही है। फिर वो दोनों वहां जाकर गुंडों को खूब मारती हैं, और घर आने के बाद रात में उन गुंडों की बैंड बजाकर तो बहुत अच्छा लगा। बड़े आई उस बेचारी मासूम आदमी के साथ पंगा लेने वाली। अब कर दिए ना दंगे। अरे चुप रे, ज्यादा मत बन। तूने इतना मारा भी नहीं था जितना कि मैंने मारा था। तू तो मुझसे हर एक चीज में कम ही है, फिर चाहे वो रंग हो, पहलवानी हो या कुछ और हो। अरे गलतफहमी में जीना छोड़ दे, वरना एक दिन तो यूं ही घमंड के चलते डायलॉग बाजी करती रहेगी, और मैं तुझसे कोसों मील आगे निकल जाऊंगी। अरे ओ निकम्मियों, अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। वैसे तुम दोनों को मोहल्ले वाले ये सब कामों के लिए बुला रहे हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम दोनों गुंडागर्दी वाला काम भी कर सकती हो। लोगों को मारने के लिए उतने ही पैसे भी मिल जाएंगे ना तुम्हें। वैसे आइडिया अच्छा है माँ जी। सोच रही हो कि इसकी शुरुआत घर से ही की जाए। हाँ तो बताइए, पहला शिकार आप बनना चाहोगी या आयुष तुम? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? हे भगवान, इन सन की बीवियों से तो अब मुझे भगवान ही बचा ले। ऐसे ही एक रोज अचानक से मोहल्ले में कुश्ती प्रतियोगिता का ऐलान किया जाता है, और ये सुनकर दोनों सौतने अपनी अपनी तैयारी करने लग जाती हैं। ये सब क्या है? घर के आंगन को तुम दोनों ने एकदम अखाड़ा बना दिया है, और यहाँ तो गाय भी है। और ये क्या, तुम दोनों ने बाल्टी भर दूध भी पी लिया? तो प्रतियोगिता में जीतना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, और मेहनत करने के लिए अच्छा खाना पीना जरूरी होता है। जीतूंगी तो मैं ही, और मेरे आगे सब फीके हैं। और सौम्या, तेरी ये सारी मेहनत पानी में जाने वाली है। लिख कर देती हूं मैं तुझे, याद रखना मेरी बात। कुछ भी बकवास करने में तो तूने पीएचडी ही करके रखी है। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। इससे पहले कि अभी सुबह सवेरे तुम दोनों फिर से शुरू हो जाओ, मैं तुम दोनों को बता दे रहा हूं कि तुम दोनों में से कोई भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। और अगर किसी ने भी इसमें हिस्सा ले लिया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या? लेकिन क्यों आयुष? हाँ आयुष, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों की भी बहुत इच्छा है, एक दूसरे को कूटना है हमें। अरे रोजाना यहाँ घर पर एक दूसरे को तो टक्कर देती ही रहती हो ना।
और इस प्रतियोगिता के चलते तुम दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ जाएगी और बात किसी के खून खराबे तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि दोनों भी एकदम सन की हो। इसीलिए ये तय रहा कि तुम दोनों भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी, और अगर लेना है तो मुझे भूल जाओ। अरे नहीं। इस तरह अंत में आयुष की बात के कारण दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाती और बस अपनी इच्छा को मारकर पछताती रहती है। अपूर्वा की हाल ही में ललित के साथ शादी हुई होती है। उन दोनों के साथ सास मंजू भी रहती है। ठंड के दिनों में अब अपूर्वा को हर एक काम करने में दुनिया भर का आलस आने लगता है। अरे ओ अपूर्वा, कहाँ मर गई तू? अरे मेरी चाय नहीं बनी क्या अब तक? ओ नो, माँ जी ने कब से चाय मांगी थी और मैं यहाँ आकर सो गई हूँ। अब मुझे फटाफट रसोई में जाकर सबसे पहले चाय चढ़ानी होगी। अरे आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या तुझे? लुढ़क गई क्या? अरे नहीं माँ जी, बस आ रही हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे, और आपकी चाय भी बन रही है। फिर अपूर्वा फटाफट चाय चढ़ाती है। मायके में थी तब की जिंदगी बहुत अच्छी थी। कम से कम ये रोज सुबह जल्दी उठकर काम तो नहीं करना पड़ता था मुझे वहां पर, लेकिन यहाँ आकर तो बस कोल्हू के बेल की तरह दिन रात काम पे काम करना पड़ता है। ऊपर से इस सालिम ठंड के मौसम में मुझे रोमांस करना चाहिए, लेकिन मैं तो बस रसोई में ही पड़ी हूँ। अरे कहाँ मर गई? इस बुढ़िया के तो ऐसी की तैसी, इतना बुढ़ापा आ गया है, फिर भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना ही मैडम को। मन तो करता है कि इसकी चाय में चीनी की जगह जहर ही डाल दूं। दिमाग की दही पूरी कर दी है इसने तो। ये लीजिए माँ जी। सॉरी, हाँ लेट हो गया। देख बहू, पहली की बात अलग थी। तू इस घर में नई नहीं थी, इसीलिए तू सारे काम धीरे धीरे करती थी, लेकिन अब तुझे सारे काम फटाफट करने होंगे। जी माँ जी, मैं आपकी ये बात ध्यान में रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। फिर ठीक है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ अपूर्वा अब काम करने में और भी ज्यादा आनाकानी करने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आज बर्तन साफ नहीं किए हैं, लेकिन मैं कल साफ कर दूंगी। अब इतनी ठंड में मैं पानी में हाथ डाल ही नहीं सकती। उल्टा इसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा माँ जी। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है? कहाँ इतनी ठंड हो रखी है? उल्टा तुझसे ज्यादा ठंड तो मुझे लगनी चाहिए। अरे मैं बूढ़ी हूँ या तू बूढ़ी हो गई है? आपको इसकी आदत होगी माँ जी, लेकिन मुझसे ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। देख बहू, रात के बर्तन सुबह तक नहीं रखते, ये अच्छा नहीं होता। तू एक काम कर, पानी गर्म कर दे और सारे बर्तन उसी से धो ले। लेकिन माँ जी, वो मैं... अच्छा ठीक है, धो देती हूँ। अरे खुद की भी थोड़ी बुद्धि चलाकर तू सारे काम ठीक से कर सकती है, लेकिन नहीं, तुझे तो बस नुक्स निकालना और परेशान होना आता है। कभी कभार परेशानी का हल भी ढूंढ लिया कर। फिर अपूर्वा गर्म पानी से सारे बर्तन धोती है। इसे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये तो इसके बस नखरे हैं और कुछ नहीं। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? माँ जी के सामने तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। ये बुढ़िया बहुत शातिर है, हर चीज का सुझाव रहता है उसके पास, जिसके चलते मैं हर बार फंस जाती हूँ। फिर ऐसे ही एक रोज जब घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, तभी देख बहू, आज मेरी सारी सहेलियां घर पर आने वाली हैं। हर बार जब भी हम सहेलियों को मिलना होता है तो हम पूरे ग्रुप में से किसी के भी घर चले जाते हैं, और इस बार उन सब ने मेरे यहाँ आने का तय किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू दोपहर से ही सारी तैयारियां शुरू कर दे, ताकि सारा काम वक्त पर हो जाए। माफ करना माँ जी, लेकिन आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। बहुत ठंड लग रही है मुझे, और मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। ये देखिए, अभी अभी दवाई खाई है मैंने। आप प्लीज अपनी सहेलियों को किसी और दिन इनवाइट कीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ,
मैं उनका दुगना और अच्छे से स्वागत करूंगी और अच्छा अच्छा खाना भी बनाकर खिलाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस माँ जी। हे भगवान, ठीक है, तू कर ले आराम। मैं उन सब से कह देती हूँ और तू हीटर ऑन कर ले ताकि कमरा थोड़ा गर्म रहे और तुझे ठंड ना लगे। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। फिर अपूर्वा हीटर ऑन करके आराम करती है और शाम के समय मंजू दूसरी सहेली के घर चली जाती है। लेकिन आधे रास्ते चलने के बाद, हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरा फोन तो मैं घर पर ही भूल गई और आजकल के जमाने में फोन के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे वापस घर जाना होगा। फिर जब मंजू वापस घर आती है तभी अपूर्वा वन पीस पहनी हुई फोन पर बातें करते हुए घर से बाहर निकलती है। यस बेब, बस निकल ही रही हूँ। लो पहुंच ही रही हूँ 15 मिनट में। या टूडल्स। ये सब क्या है बहू? अरे माँ जी, आप यहाँ पर? आप तो अपनी सहेली के घर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई? मैं अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, वही लेने आई थी। और अच्छा ही हुआ जो ये सब हुआ, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तू जो कुछ भी कर रही है वो सब एक नाटक है। क्यों, क्या हुआ? दोपहर के समय तो तू बड़ी बीमार पड़ी थी ना बेड पर, तो अब इन छोटे कपड़ों में तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? और अब क्लब में जाकर डिस्को डांस करने के लिए तेरे पैरों में ताकत आ गई क्या? ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो दवाई खाकर मुझे अच्छा लगने लगा, इसलिए मैंने सोचा कि अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर ही चली जाती हूँ। मैंने कोई नाटक नहीं किया माँ जी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। अरे चुप कर, ये येड़ा बनकर पेड़ा खाने का काम कहीं और जाकर कर, मेरे सामने नहीं। तुझे जहां जाना है जा, लेकिन याद रहे कल मैं तुझे कोई आराम बाराम नहीं करने दूंगी। सैर सपाटा करने के लिए बड़ी फुर्ती आती है ना तुझ में, बस घर के काम करते समय ही तेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है माँ जी, वाकई में अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब दवाई थी ही इतनी स्ट्रॉन्ग कि उसका असर जल्दी से हो गया और आज ऑलरेडी मेरी सारी सहेलियां क्लब में जाकर पार्टी करने का प्लान बना रही थी और मैंने तो उन्हें मना भी कर दिया था। दोपहर में मेरी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। लेकिन शाम में सोकर उठने के बाद मुझे काफी अच्छा लगने लगा है, इसलिए मैंने भी क्लब में जाने का तय कर दिया। मंजू उसे खूब सुनाती है और फिर अपना फोन लेकर वो वहां से चली जाती है। मन तो यही कर रहा है, इस पुड़िया को किसी खाई में ढकेल कर इसका एक बार में ही किस्सा खत्म कर दूं। लेकिन ये ठहरी मेरी ललित की माँ, इसीलिए सब कुछ झेलना पड़ता है। खैर, अगर इसे मेरा नाटक समझ में आ रहा है तो समझते बैठे, मुझे उससे क्या, मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय, अरे माँ, अभी तक नाश्ता रेडी नहीं है क्या? मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अब मैं क्या ही बोलूं बेटा, तेरी बीवी ही लेट उठती है। अभी तो मोहतरमा नहा रही है, अब कब आएगी और कब नाश्ता पकाएगी? हे भगवान, लगता है उसे बहुत टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, आज के दिन में बाहर से ही कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर वक्त गवाता रहा तो ऑफिस पहुंचने में लेट होगा और आज मेरी 11 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे रुक जा बेटा, मैं झटपट तेरे लिए कुछ बनाकर दूं क्या? मैगी या नूडल्स पका दूं? अरे नहीं माँ, रहने दो और आप फिक्र मत करो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा, पक्का माँ। फिर ललित वहां से चला जाता है और गुस्सा होकर मंजू अपूर्वा को फिर से सुनाने लगती है, सॉरी माँ जी, मुझे इस ठंड के मौसम में जल्दी उठा ही नहीं जाता, फिर चाहे मैं रात में कितनी भी जल्दी क्यों ना सो जाऊं। अरे अगर तू ही जल्दी उठकर सारा काम नहीं करेगी तो कौन करेगा ये काम? नालायक कहीं की, तेरे कारण आज मेरा बेटा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया। बाहर का खाना खाने के कारण उसकी तबीयत खराब होती रहती है, इसलिए वो ज्यादातर घर का खाना ही खाता रहता है। लेकिन आज तेरे कारण उसे बाहर का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी,
अब मैं भी इसमें क्या कर सकती हूँ? अरे पर तुझे कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि सुबह 6 बजे उठकर 7 बजे नाश्ता बना। तू तो 8 बजे के बाद उठकर भी सारे काम कर सकती है। और नाश्ता बनाने में टाइम ही कितना लगता है? केवल 15 से 20 मिनट। लेकिन नहीं, तुझे तो उतना भी नहीं करना। चल ठीक है, अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तू लेट ही उठा कर। पर नाश्ते की सारी तैयारियां, यानी अगर तू पोहे बना रही है तो तू पहले पोहे को साफ करके रख दिया कर। आलू प्याज को भी चॉप करके फ्रिज में रख देना। और ये सारे काम तो एक रात पहले ही कर सकती है। फिर सुबह नाश्ता बनाने में तुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस 5 मिनट में सारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं सुनना मुझे। अब से तू यही करेगी। इस बार भी मंजू की बात सुनकर अब अपूर्वा चुप हो जाती है और अब उसे रात में ही अगली सुबह की सारी तैयारियां करनी ही पड़ती हैं। इसे क्या लगा कि ये नखरे पे नखरे करती रहेगी और मैं इसके नखरे झेलती रहूंगी? अगर ये खिलाड़ी है तो मैं भी खिलाड़ियों की खिलाड़ी हूँ। ये जो नखरे करेगी मैं उन सबका सुझाव देकर इनका मुंह बंद कराऊंगी। माँ जी खुद को बहुत शातिर समझती है ना। हर बार मेरे नाटक को अपने अलग अलग सॉल्यूशन देकर बिगाड़ देती हैं। लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तो मैं पैर में मोच आने का नाटक करूंगी और तभी मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट मिलेगा। अब अपूर्वा यही चाल चलती है और उसे बेड रेस्ट करने दिया भी जाता है। लेकिन तभी हो ना हो, ये लड़की फिर से कोई नाटक कर रही है। अचानक से इसके पैर में मोच कैसे आ सकती है? इसे क्या लगा कि ये बेड पर रेस्ट करने चली जाएगी तो इसे सारे कामों से छुटकारा मिलेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर 2 घंटे के बाद मंजू अचानक से वहां पर इंडक्शन लेकर आती है और वो उसे बेड के साइड में रख देती है। देख बहू, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अब से तो इस पर ही खाना पकाया करेगी। और हाँ, ये कपड़े भी यही छोड़कर जा रही हूँ। खाना होने के बाद इन सबको खड़ी करके रख देना। क्या? लेकिन माँ जी, मैं बेड पर बैठकर ये सब कैसे करूँ? कहीं आग वाग लग गई तो? अरे ओ दिमाग से पैदल, ये एक इंडक्शन है, कोई चूल्हा या गैस नहीं। माना कि तेरे पैरों में मोच आई है, लेकिन हाथ तो अभी भी सही सलामत है ना। तो चुपचाप खाना बना दे और तुझसे बेटे बेटे जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम कर। ठीक है माँ जी। अब अपूर्वा को ना चाहकर भी बेड पर बैठे बैठे सारा खाना बनाना ही पड़ता है और मंजू उसके आराम की पूरी तरह बैंड बजा देती है। मैं फिर से अपनी ही जाल में फंस गई हूँ। रसोई से छुटकारा पाने के लिए ये नाटक किया, लेकिन इस बुढ़िया ने तो रसोई को ही मेरे कमरे में लाकर रख दिया। फिर जब ललित घर पर आता है तभी अपूर्वा उसके सामने मासूम बनकर नाटक करने लगती है। देखो ना ललित, बेड रेस्ट पर हूँ, पर फिर भी माँ जी ने मुझे इतना सारा काम दे दिया है। तो अच्छी बात है ना ये। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है, अब दिन भर तुम बेड पर पड़ी रहोगी तो बोर हो जाओगी ना। वही बैठे बैठे काम करोगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। अच्छा 1 मिनट, हाँ, अभी मुझे एक कॉल अटेंड करना है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, ये उल्लू का पट्टा भी किसी काम का नहीं है। हे भगवान, मुझे इस ठंड में काम करना ही नहीं है, बस बेड पर सोए रहना है। और अब तो लगता है कि मुझे एक नया नाटक करना होगा। पैर में तो पहले से ही मोच आई है, इसलिए इस बार मैं हाथ में चोट लगने का नाटक करूंगी। हाथ और पैर दोनों काम से जाएंगे और तब जाकर ये बुढ़िया मुझे कोई काम नहीं दे पाएगी और इस तरह मैं बेझिझक होकर पूरी तरह आराम फरमा सकती हूँ। अपूर्वा की ये सारी बातें ललित सुन लेता है और उसे देखकर अपूर्वा हैरान रह जाती है। ये क्या? इसका मतलब तुम ये सब एक नाटक कर रही हो? अरे नहीं ललित, वो मैं तो बस। चुप हो जाओ अपूर्वा, अब मुझे सारी बात समझ आ चुकी है। ये तुमने सही नहीं किया। मुझे तुम पर कितना भरोसा था, लेकिन आज वो टूट गया है। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था।
मुझे माफ कर दो ललित, लेकिन माँ जी भी मुझे ठीक से समझ कर ही नहीं लेती, जिस कारण मुझे हमेशा ये नाटक करना पड़ता है। ये सब कुछ भी नहीं है अपूर्वा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ ने तो तुम्हें हमेशा समझ कर लिया है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो वो तुम्हें उसका सॉल्यूशन देती है, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया और इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। वो तो है ललित, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। माफी मुझसे नहीं, माँ से जाकर मांगो। शर्मिंदा होकर अपूर्वा मंजू से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से वो नखरे करना बंद करके एक जिम्मेदार बहू की तरह रहने लगती है।